कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तारा रुद्र की बात सुनकर बोली, क्या मतलब? तारा का सवाल सुनकर अभिज्ञान जी कहते हैं, मतलब ये कि ऑफिसर शिव्यांशिका ने इस फाइल में अपना असली नाम लिखवाया है। इतना ही नहीं, इनकी तस्वीर भी है इसमें, कहकर फाइल तारा की तरफ बढ़ा देते हैं। तारा उस फाइल को पढ़ती है तो हैरान हो जाती है। तभी रोनी तारा से फाइल लेकर पढ़ता है। उसके बाद पीयूष और फिर अमृता उस फाइल को पढ़ते हैं। अमृता फाइल को देखकर कहती है, ये तो अनाथालय के बच्चों की फाइल है। रुद्र शिव्यांशिका को घूरते हुए, एग्जैक्टली, ऑफिसर शिव्यांशिका ने जिस अनाथालय में उन 20 बच्चों को रख रखा है उसकी फाइल में अपना असली नाम लिखवाया है, शिव्यांशिका ठाकुर। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, कहाँ चला गया था उस समय तुम्हारा दिमाग? तुम जानती हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है। माया इस वक्त उस इंसान को ढूंढ रही है जिसने उसकी गुफा में आग लगाकर उसका करोड़ों का नुकसान किया है, और तुमने उसे अपने पास पहुंचने के लिए सबूत दे दिया। सिवी, तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है तुमने क्या किया है? तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। वो माया तुम्हें मारने की कोशिश कर सकती है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि उन 20 बच्चों को अनाथालय में रखने वाली तुम हो, वो समझ जाएगी कि उसका नुकसान करने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हर वक्त तो बड़ी ही समझदारी से फैसले लेती हो, फिर यहाँ पर इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुमने? आज सब रुद्र को गुस्से में देख रहे थे। वहीं ये पहली बार था जब रुद्र शिव्यांशिका से इतने गुस्से में बात कर रहा था। रुद्र को इतने गुस्से से बात करते देखकर शिव्यांशिका की आंखें नम हो चुकी थी। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर कहता है, अब तक हम सुरक्षित थे क्योंकि उस माया के पास हमारी कोई भी जानकारी नहीं थी, पर तुमने इस फाइल में अपना इन्फो देकर सबसे बड़ी गलती कर दी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर कैसे ली। हर वक्त समझदारी दिखाई। इनफैक्ट उन ड्रग्स एडिक्ट स्टूडेंट को मोटिवेट करते समय भी तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी थी। हमारी शादी में हमने मीडिया को नहीं बुलाया, हमने रिसेप्शन पार्टी नहीं की ताकि लोगों को हमारी शादी के बारे में अभी कुछ पता ना चले। ऐसी कोई भी न्यूज़ जो रघुवंशी फैमिली से जुड़ी हुई थी वो हमने मीडिया में नहीं आने दी, ताकि माया की नज़रों में रघुवंशी फैमिली वापस से ना आ जाए। सब कुछ सोच समझ कर किया था, लेकिन तुमने क्यों किया ऐसा? एक बार मुझे बता सकती थी। मैं तुम्हारी टीम का मेंबर हूँ, तुम्हारा लीडर हूँ। तुम्हें कोई भी फैसला लेने से पहले मुझसे बात करनी थी, पर तुमने नहीं किया। क्यों किया आपने ऑफिसर शिव्यांशिका? आपकी वजह से अब मेरी पूरी टीम फंसेगी। एक लीडर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी टीम के हर मेंबर को सुरक्षित रखूं, और आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका की आंखों से जो आंसू उसने रोक कर रखे थे वो बह निकलते हैं। वो रुद्र की आंखों में आंखें डालकर कहती है, आई एम सो सॉरी बॉस, पर मैंने कोई गलती नहीं की। आपको क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ जो अपना नाम यूं ही अनाथालय की फ़ाइल में लिखवा दूँगी? ये सब मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। माया को पकड़ना इतना आसान नहीं है मिस्टर रघुवंशी। अपनी आंखों से अपनी फैमिली को मरते देखा है और बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ मैं उसे। इस फाइल में मैंने अपना असली नाम लिखवाया है, शिव्यांशिका ठाकुर। इस नाम को पढ़कर उसे अपना अतीत जरूर याद आएगा। याद आएगा वो दिन जब उसने मेरी फैमिली को मारा था, मेरे हंसते खेलते घर को चलाया था। यही वो कड़ी है जिसके सहारे माया मुझ तक पहुँचेगी। आपको क्या लगता है ये सब मुझे नहीं पता? अरे जितना मैं माया को जान पाई हूँ ना, उसने अब तक इस बारे में पता लगा भी लिया होगा। उसे पता चल चुका होगा कि अनाथालय में उन 20 बच्चों को देने वाली लड़की का नाम शिव्यांशिका ठाकुर है। अभिज्ञान जी बोले, पर ऑफिसर आपको ये बिना बताए नहीं करना चाहिए था। एक बार आप हम सबसे डिस्कस कर सकती थी। ऑफिसर रुद्र सही बोल रहे हैं, ऐसा करने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। शिव्यांशिका बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए चीफ, पर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। इस बार बात केवल मिशन की नहीं है, मेरे बदले की भी है। वो बदला जो मैं 4 साल की उम्र से देखती आई हूँ, वो बदला जिसे पूरा करने के लिए मैंने अपना बचपन खोया, अपनी खुशियाँ खोई, अपनी मुस्कुराहट खो दी। लेकिन इस बार उसे मारे बिना मैं चैन से मरूंगी नहीं। मैं अपना बदला पूरा करके रहूँगी। आपकी टीम का मेंबर होने के नाते शायद मैंने गलती कर दी होगी, पर अपने बदले की आग में जल रही एक बेटी ने कोई गलती नहीं की। वो जंग जो माया ने सालों पहले शुरू की थी उसे इस बार मैं ख़त्म करूँगी।
कहकर शिव्यांशिका अपने आंसू पोंछती है और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली जाती है। शिव्यांशिका के जाने के बाद रुद्र उसकी कही बातों के बारे में सोचने लगता है। शिव्यांशिका की एक एक बात रुद्र के दिल में डर पैदा कर रही थी। उसे डर था कहीं एक बार फिर वो अपनी सीवी को खो ना दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो अभी यही सब सोच रहा था कि तभी अभिज्ञान जी रुद्र को देखकर पूछते हैं, ऑफिसर आपको इस बारे में पता कैसे चला? रुद्र अभिज्ञान जी को देखकर, चीफ, ऑफिसर शिव्यांशिका की बातें मुझे अधूरी सी लग रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी श्योर क्यों है कि माया हमें ढूंढते हुए खुद हमारे पास आएगी। बस इसी चीज़ का पता लगाने के लिए मैंने जैक को कहा था कि वो सीवी से जुड़ी हर चीज़ के बारे में पता लगाए। जैक रुद्र की बात पूरी करते हुए कहता है, और मैंने वैसा किया भी। मैंने हर जगह शिव्यांशिका की डिटेल्स देखी, यहाँ तक कि मैंने उसके घर के बारे में भी पता किया जहाँ वो पहले किराए से रहती थी। सब जगह शिव्यांशिका ने अपनी आइडेंटिटी छिपाई हुई थी सिवाय इस अनाथालय के, जहाँ हेडक्वार्टर में सब परेशान थे। वहीं माया अपने अड्डे में अपनी कुर्सी पर बैठी एक फाइल पढ़ रही थी। ये वही फाइल थी अनाथालय की जिसमें शिव्यांशिका की तस्वीर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। माया फाइल पढ़ते हुए, शिव्यांशिका ठाकुर अनमैरिड है और फैमिली के नाम पर कोई नहीं। ये लड़की, इसे मैं जानती भी नहीं हूँ, फिर ये मेरे काम के आड़े कैसे आ रही है? एक काम करो, गाड़ी निकालो, मुझे इस वक्त मेरे खबरी से मिलना ज़रूरी है। अब वही इस लड़की के बारे में बता सकता है। क्या हुआ, गाड़ी रोक क्यों दी? माया जो अपने खबरी से मिलने जा रही थी वो अचानक गाड़ी रुकने की वजह से अपने आदमी से पूछती है। अपने बॉस की आवाज़ सुनकर माया का आदमी कहता है, मैडम गाड़ी अपने आप बंद हो गई है, आप 2 मिनट बैठिए, मैं देखता हूँ। उसकी बात सुनकर माया कहकर आसपास देखने लगती है। उसने अपना चेहरा पूरी तरीके से कवर किया हुआ था, कोई पास आकर भी माया को आसानी से पहचान नहीं सकता था। माया अपने आसपास अपनी कार की विंडो से देखती है तो एक रिहायशी इलाका था जहां आसपास बहुत सारे घर थे। तभी माया की नज़र एक जले हुए घर पर जाती है। वो जले हुए घर को देखकर अपनी कार से बाहर निकलती है और उस घर के बाहर पहुंच जाती है। उसे ये घर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तभी उसकी नज़र उस नेम प्लेट पर पड़ती है जिस पर धूल की वजह से घर का नाम छिप गया था। माया अपने हाथ से उस धूल को साफ करती है और उसे साफ साफ अक्षरों में घर का नाम दिख रहा था, ठाकुर विला। इस नाम के साथ ही माया की भूली बिसरी यादें ताज़ा हो जाती है। वो जल्दी से अपनी कार के पास आती है और पिछली सीट पर पड़ी हुई फाइल उठाकर जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगती है। वो फाइल को खोलकर नाम पढ़ती है, शिव्यांशिका ठाकुर। फाइल में शिव्यांशिका का नाम पढ़कर माया फिर से उस घर का नाम पढ़ती है। माया के दिमाग में अब कुछ कुछ चलने लगा था। वो हर एक चीज़ की कड़ी को जोड़ने लगी थी। तभी उसका आदमी माया के पास आकर कहता है, मैडम गाड़ी ठीक हो गई है, चलिए। अपने आदमी की बात सुनकर माया उसकी तरफ देखती है और कहती है, गाड़ी घुमा लो, अब हमें कहीं और जाना है। माया की बात सुनकर उसका आदमी अपना सिर हिला देता है और माया अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वो धीरे धीरे अपने दिमाग में एक एक करके सारी कड़ियाँ जोड़ रही थी। यूं ही वो सब पर राज नहीं करती थी। आज वो जहाँ भी थी अपने दिमाग की वजह से ही तो थी। फिर इस गुत्थी को सुलझाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वहीं रघुवंशी विला में आज वंदना जी और अशोक जी वंश और अंशिका के साथ दिल्ली जा रहे थे। सब अपनी पैकिंग में लगे हुए थे। दिशा जी वंदना जी को एक डिब्बा देते हुए, दीदी इसमें आपके पसंदीदा लड्डू रखे हुए हैं, इसे भी आप अपने साथ रख लीजिएगा। वंदना जी दिशा जी को देखकर, इसकी क्या ज़रूरत थी भाभी? दिशा जी बोली, ऐसे कैसे, आपका पसंदीदा चीज़ था, ये तो आपको देना ही था और आपका आना वैसे ही बहुत कम होता है और अब आप जा रही हैं तो हमारा घर सूना करके जा रही हैं और मैं आपकी पसंद का लड्डू भी ना बनाऊं? वंश दिशा जी के पास आकर, वाह मामी, अपनी ननद के लिए इतना प्यार और भांजे के लिए मेरे लिए क्या रखा है आपने? वंश की बात सुनकर दिशा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारी मछली पहले ही पैक करवा दी है, इतनी ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। सब बातों में लगे हुए थे तभी अचानक से 2-3 गाड़ियाँ तेज़ी से ब्रेक मारते हुए रघुवंशी विला के सामने आकर खड़ी होती हैं। इतनी तेज की आवाज़ सुनकर अंदर घर में बैठे बात कर रहे सबका ध्यान बाहर की तरफ जाता है। सब मेन डोर की तरफ देखने लगते हैं। तभी घर के बाहर खड़े गार्ड्स अंदर मुंह के बल आकर गिरते हैं और इसी के साथ माया अपने आदमियों के साथ घर के अंदर कदम रखती है।
माया को देखकर कोई उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि किसी ने भी कभी उसे देखा नहीं था, सिर्फ उसका नाम सुना था। लेकिन वीर जी वो कैसे भूल सकते थे उस औरत को, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे की खुशियाँ, अपनी पत्नी और अपने बहुत अच्छे दोस्त को खोया था। माया को देखकर वीर जी की आंखों के सामने उस दर्द भरे अतीत के पल किसी रील की तरह चलने लगते हैं, और वो हैरानी से उसे देखकर कहते हैं, माया। वीर जी के मुंह से माया नाम सुनकर दिशा जी, वंदना जी और हाल में मौजूद सभी लोग उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं वंदना जी, जिनके हाथ में दिशा जी का दिया हुआ लड्डू का डिब्बा था, वो माया को देखकर हड़बड़ाहट में छूट जाता है। बेशक उन्होंने माया को कभी नहीं देखा था, लेकिन वो उस नाम को कैसे भूल सकती थी, जिसकी वजह से उनके भाई का घर बर्बाद हुआ था। उन्होंने अपने बेटे जैसे रुद्र को उसकी खुशियों से दूर होते देखा था, उसके बचपन को उदासी में बदलते देखा था। वो हैरानी से माया को देखने लगती हैं। उनकी आंखों में माया को देखकर डर साफ नजर आ रहा था। वहीं माया सबकी नज़रों में अपने लिए दहशत देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो वीर जी के गार्ड, जो अधमरी हालत में फर्श में पड़े हुए थे, उनको पार करते हुए हाल में आती है और सोफे पर एक के ऊपर एक पैर रखकर किसी महारानी की तरह बैठ जाती है और वीर जी को देखकर कहती है, मानना पड़ेगा वीर प्रताप रघुवंशी, इतने साल बाद भी मुझे भूले नहीं तुम। वहीं हेडक्वार्टर में रुद्र अभिज्ञान जी के केबिन में थोड़ी देर उनके पास बैठकर कुछ बातें करता है और फिर उनके केबिन से बाहर निकलकर आ जाता है। वो देखता है बाहर शिव्यांशिका उसी का वेट कर रही थी। रुद्र शिव्यांशिका से बिना कुछ बोले आगे निकल जाता है। ये देखकर शिव्यांशिका भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। दोनों हेडक्वार्टर से बाहर आते हैं। रुद्र अपनी कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और शिव्यांशिका उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। दोनों ही शांत थे। दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात करने की कोशिश नहीं की थी। शिव्यांशिका को अपनी कार में बैठते देख रुद्र कार स्टार्ट कर देता है और घर की तरफ निकल जाता है। वहीं रघुवंशी विला में माया की बात सुनकर वीर जी उसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहते हैं, मेरी ज़िंदगी को तबाह करने के बाद अब क्या लेने आई हो यहाँ पर। वीर जी की बात सुनकर माया कहती है, कुछ लेने नहीं, बताने आई हूँ। लगता है तुम्हारे मन में मेरी दहशत कम हो गई है, तभी तो मेरे रास्ते में आ रहे हो। वीर जी बोले, सालों पहले जो तुमने किया उसके बाद बहुत कुछ छूट चुका है मेरा। तुम्हारे रास्ते में आना तो दूर, तुम्हारी खबर तक रखना ज़रूरी नहीं समझता मैं। वहीं रुद्र की कार में शिव्यांशिका और रुद्र के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। रुद्र की खामोशी शिव्यांशिका को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो एक नज़र रुद्र को देखती है और अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगा देती है। ऐसे अचानक से ब्रेक लगने से रुद्र शिव्यांशिका को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। इससे पहले कि वो उससे कुछ बोलता, शिव्यांशिका अपना सीट बेल्ट खोलकर रुद्र की सीट में आ जाती है और उसकी गोद में बैठकर अपने होठों से उसके होठों को लॉक कर देती है। शिव्यांशिका के अचानक किस करने से रुद्र हैरान हो जाता है। उसके हाथ जो स्टीयरिंग पर थे वो शिव्यांशिका की कमर पर आ जाते हैं और वो शिव्यांशिका को अपने और करीब करके उसका साथ देने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। शिव्यांशिका रुद्र के सिर से अपना सिर जोड़कर उसे देखकर कहती है, मैंने जो किया वो मेरी नज़र में गलत नहीं है रूडी, मैंने अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया है। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र कहता है, और मेरा क्या शिवी, हमारी शादी को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम अभी से ये सब कर रही हो। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा। तुमने कभी सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका उसे देखकर कहती है, जिस रास्ते पर हम हैं रूडी, वहाँ हमारी जान को हमेशा ही खतरा रहता है। आपसे शादी ना करने का मेरा रीज़न यही था। मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी। मैं जानती थी आज नहीं तो कल ये सवाल हमारे रिश्ते में ज़रूर उठेगा, पर आप खुद सोचिए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। आप मुझे चुनते या देश को या अपने मकसद को। शिव्यांशिका का सवाल सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखता है और उसके होठों को चूमकर कहता है, मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता शिवी, लेकिन मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। कहकर रुद्र शिव्यांशिका को अपने गले से लगा लेता है। थोड़ी देर रुद्र के गले लगने के बाद शिव्यांशिका उससे अलग होकर कहती है, अब घर चलें। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र हाँ में सर हिलाता है तो शिव्यांशिका वापस अपनी जगह पर आ जाती है और रुद्र गाड़ी स्टार्ट करता है। आज एक बार दोनों के रिश्ते में तय हो चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों के रिश्ते में कभी दूरियां तो आ ही नहीं सकती,
क्योंकि उनका रिश्ता दिल से जुड़ा है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, छोटे मोटे मनमुटाव भला उनके रिश्ते को कमज़ोर कैसे कर सकते हैं। आज ये तय हो चुका था, दोनों तभी अलग हो सकते थे जब मौत सामने खड़ी हो, वरना दोनों को अलग करना किसी के बस की बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद रुद्र की कार रघुवंशी विला से थोड़ी दूर पर खड़ी थी। शिव्यांशिका बोली, क्या हुआ रूडी, आपने कार इतनी दूर क्यों रोक दी? शिव्यांशिका का सवाल सुनकर रुद्र उसे सामने की तरफ इशारा करके कहता है, देखो शिवी, रघुवंशी विला के सामने इतनी सारी गाड़ी खड़ी हुई है और आदमी देखो, ये इंडियन नहीं लग रहे हैं। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका रघुवंशी विला के सामने खड़े लोगों को देखती है तो सचमुच ये लोग इंडिया से नहीं थे। उनके चेहरे बता रहे थे कि वो इंडिया के बाहर से हैं। तभी शिव्यांशिका की नज़र उन आदमियों के कमर पर जाती है जहाँ गन रखी हुई थी। ये देखकर शिव्यांशिका जल्दी से बाहर निकलने लगती है। तभी रुद्र उसको बीच में रोककर कहता है, क्या कर रही हो शिवी? शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, रूडी, उनके पास गन है, कुछ तो बढ़ा हुआ है, हमें चलकर देखना चाहिए। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र कहता है, तुम भूल रही हो शिवी, डैड एक बिजनेसमैन होने से पहले एक स्पाई थे और वो अपने परिवार की रक्षा करना जानते हैं। चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं होगा, बस यहाँ बैठो मेरे पास। शिव्यांशिका रुद्र की बात सुनकर शांति से बैठ जाती है और दोनों कार से बाहर देखने लगते हैं। वहीं रघुवंशी विला के अंदर माया कहती है, ठीक है, तुम्हारी बात एक पल के लिए मान भी लूँ, पर फिर ये क्या है? कहकर बीरजी की तरफ फाइल बढ़ाती है। ये वही फाइल थी जिसमें शिव्यांशिका की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। बीरजी माया से फाइल लेकर देखते हैं तो शिव्यांशिका की सारी इन्फॉर्मेशन उस फाइल में देखकर वो काफ़ी हैरान होते हैं, लेकिन अपने हैरानी के भाव वो अपने चेहरे पर नहीं आने देते और अनजान बनकर कहते हैं, ये कौन है? बीरजी का सवाल सुनकर माया गुस्से से कहती है, झूठ मत बोलो बीर, ध्यान से देखो, तुम इस लड़की को अच्छे से जानते होगे। ये तुम्हारे उसी दोस्त की बेटी या उसकी कोई रिश्तेदार होगी जो मेरे रास्ते में आ रही है। माया की बात सुनकर बीरजी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, ना ही शिव का कोई रिश्तेदार है और ना ही उसकी कोई बेटी। जो कुछ भी था सालों पहले तुमने जलाकर राख कर दिया। अब उसके परिवार का कोई नामो निशान नहीं है। और रही बात इस लड़की की, तो मैं इसे नहीं जानता। बीरजी की बात सुनकर माया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे मालूम था तुम इतनी आसानी से कुछ नहीं बोलोगे, फिर भी आ गई थी। ठीक है, चलती हूँ मैं, लेकिन याद रखना, अगर मुझे गलती से भी पता चला ना इसमें तुम्हारा हाथ है तो तुम्हारे परिवार को मैं पिछली बार की तरह बर्बाद कर दूंगी। माया की बात सुनकर बीरजी कहते हैं, इतनी आसानी से यहाँ आ चुकी हो, इसका साफ मतलब है कि पुलिस तुमसे मिली हुई है और बहुत से खबरी होंगे जो तुमने इंडिया में फैलाए हुए होंगे। अपने उन्हीं खबरियों से पता कर लो। वीर प्रताप रघुवंशी ने सालों पहले स्पाई की जॉब छोड़ दी थी। अब वीर प्रताप रघुवंशी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। बीरजी की बात सुनकर माया उन्हें एक नज़र देखती है और पलटकर चली जाती है। माया जैसे ही रघुवंशी विला से बाहर आती है, कार में बैठे रुद्र और शिव्यांशिका उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। माया को अपने सामने इतने करीब देखकर शिव्यांशिका हल्का हल्का काँप रही थी, जिससे रुद्र माया को देखते साथ ही अपनी शिवी का हाथ अपने हाथों में थाम चुका था। वो साफ महसूस कर पा रहा था। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर कहता है, शिवी, खुद को संभालो। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका उसकी तरफ देखकर कहती है, आप चिंता मत कीजिए रूडी, आपके प्यार ने मुझे पहले ही बहुत मजबूत बना दिया था। इस बार आपकी शिवी बिखरेगी नहीं बल्कि सामने वाले को बिखेरेगी। कहकर माया को उसकी कार में बैठते हुए देखने लगती है। दोनों माया को देखते हैं जो अपनी कार में बैठकर रघुवंशी विला से निकल जाती है। माया के जाने के बाद रुद्र उसकी कार स्टार्ट करता है और रघुवंशी विला के सामने खड़ी करके दोनों कार से बाहर निकलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं तो अंदर का माहौल काफ़ी शांतिपूर्ण था। सब सोफे पर डरे सहमे बैठे हुए थे। वहीं बीरजी किसी सोच में गुम थे। रुद्र और शिव्यांशिका अंदर आते हैं, तभी सबकी नज़र उन पर जाती है। बीरजी शिव्यांशिका को एक नज़र देखते हैं और रुद्र शिव्यांशिका को देखकर कहते हैं, तुम दोनों चलो, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। बीरजी की बात सुनकर शिव्यांशिका और रुद्र दोनों उनकी तरफ देखते हैं और फिर उनके साथ उनके रूम में चले जाते हैं। वहीं बाहर सब अभी भी परेशान थे। वहीं एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में अमृता वंश की गोद में बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे बह रहे थे, जिन्हें वंश बार बार पोंछ रहा था। वंश अमृता के माथे को चूमकर, प्लीज़ अम्मू, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं सच में भूल गया था, प्लीज़ यार ऐसे मत रो। अमृता वंश की बात सुनकर उसे देखकर कहती है,
आप बहुत बुरे हैं वंश, आप मुझे छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं और ये बात मुझे आपके जाने के कुछ घंटे पहले पता चल रही है, तो क्या अब मैं रोऊं भी नहीं? अमृता की बात सुनकर वंश को उस पर बहुत प्यार आता है। वो अमृता को कमर से पकड़कर अपने और करीब करता है और उसके होठों को लॉक कर देता है। दोनों के बीच सगाई के बाद से काफ़ी नज़दीकियाँ आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अपनी फीलिंग एक दूसरे को बता भी चुके थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करते थे और एक दूसरे को समझने की भी। थोड़ी देर बाद वंश अमृता से दूर होकर अपना सिर उसके सिर से जोड़कर कहता है, तुम्हें रोने की इजाज़त मैंने कभी नहीं दी अम्मू। तुम्हारे आंसू मुझे तीर की तरह चुभते हैं और मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। रही बात मेरी दिल्ली जाने की, तो आई प्रॉमिस दिल्ली जाने के बाद भी तुम्हें मैं खुद की कमी महसूस नहीं करने दूंगा और मैं जल्दी वापस भी आ जाऊंगा। वंश की बात सुनकर अमृता उसे देखकर कहती है, पक्का ना, आप जल्दी आ जाएंगे? वंश मुस्कुराते हुए, पक्का। अमृता वंश की बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। वहीं वंश भी अपनी अम्मू को अपनी बाहों में समा लेता है। वहीं वीर जी के कमरे में शिव्यांशिका अपना सिर नीचे किए वीर जी की डांट सुन रही थी। वीर जी को रुद्र ने सब बता दिया था। वहीं रुद्र और शिव्यांशिका को भी माया के रघुवंशी विला में आने का रीज़न पता चल चुका था। थोड़ी देर बाद वीर जी अपना गुस्सा शांत करके कहते हैं, शिव्यांशिका, अब तुम कहीं भी अकेले नहीं जाओगी। जहाँ जाना है गार्ड तुम्हारे साथ जाएंगे। रुद्र, तुम शिव्यांशिका का ध्यान रखना। वो माया अब चुप नहीं बैठेगी। वो शिव्यांशिका को ढूंढने की हर संभव कोशिश करेगी। रुद्र बोला, डोंट वरी डैड, मैं शिवी का ध्यान रखूँगा। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद रुद्र और शिव्यांशिका वीर जी के रूम से चले जाते हैं। जल्दी ही शाम होती है। सब रघुवंशी विला में इकट्ठा थे। सब साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद वंदना जी और उनकी फैमिली को एयरपोर्ट छोड़ने चले जाते हैं। अमृता सबसे मिलती है। उसकी आंखें नम थी। वो वंश को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहती थी, पर मजबूर भी थी। वंदना जी उसकी हालत समझ रही थी। वो अमृता को गले लगाकर कहती हैं, चिंता मत करो बेटा, वंश कुछ दिनों में मुंबई आ जाएगा, फिर तुम दोनों साथ में समय बिताना। वंदना जी की बात सुनकर अमृता मुस्कुराते हुए कहती है, जी माँ, पर आप अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी वापस आ जाइएगा। मुझे आपकी भी बहुत याद आएगी। अमृता की बात सुनकर वंदना जी मुस्कुरा देती हैं और उसके माथे को चूमकर कहती हैं, मैं अपना ध्यान रखूँगी बेटा और अपनी बेटी के पास जल्दी से जल्दी आने की कोशिश भी करूँगी, लेकिन तब तक तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? वंदना जी की बात सुनकर अमृता मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है और उसके बाद सबके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। जल्दी ही वंदना जी और बाकी सबकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है और सब एक दूसरे से मिलकर दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अमृता और रोनी बहुत उदास थे। दोनों का नया नया प्यार था और वो उनके पास नहीं था। इतने दिन साथ रहने से उन्हें एक दूसरे से दूर रहने की आदत नहीं थी और अचानक से उनका प्यार उनसे दूर चला गया था, जिसकी वजह से दोनों काफ़ी उदास थे। थोड़ी देर बाद सब एयरपोर्ट से अपने अपने घर निकल जाते हैं। रुद्र और शिव्यांशिका भी वंदना जी को छोड़कर रघुवंशी विला आ जाते हैं। दोनों काफ़ी थके हुए थे। आज काफ़ी कुछ हो भी चुका था। रुद्र देखता है शिव्यांशिका फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गई है। तभी वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर अपना कबर्ड खोलता है और पासवर्ड डालकर लॉकर खोलता है और उसमें से एक बॉक्स निकालता है। बॉक्स में से एक छोटा सा ट्रैकर निकालता है और जल्दी से वापस बॉक्स अपने लॉकर में रखकर अपना कबर्ड बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका फ्रेश होकर रूम में आती है। वो देखती है रुद्र बाहर बालकनी में खड़ा किसी सोच में गुम था। शिव्यांशिका उसके पास जाती है और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेती है। रुद्र शिव्यांशिका का स्पर्श पाकर पलटकर उसी तरफ देखता है और उसके माथे पर अपने होठ रखकर उसके माथे को चूम लेता है। अपने माथे पर रुद्र के होठों का स्पर्श महसूस कर से शिव्यांशिका की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। ये देखकर रुद्र मुस्कुरा देता है और अपने होठ अब की बार शिव्यांशिका की आंखों पर रख देता है, फिर उसकी नाक पर, फिर उसके दोनों गालों पर और उसके बाद अपने होठों को शिव्यांशिका के होठों पर रख देता है। रुद्र को महसूस करते हुए शिव्यांशिका भी उसके प्यार में खो जाती है। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे, जैसे एक दूसरे से रेस लगा रहे हों। कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था। रुद्र शिव्यांशिका को किस करते हुए उसे अपनी गोद में उठाता है और अंदर रूम में आकर बेड पर लिटा देता है। दोनों अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे।
अपनी ज़िंदगी की इस अफरा तफरी में दोनों को ही एक दूसरे के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। दोनों के अंदर ही एक बेचैनी थी, लेकिन अफसोस दोनों ही अपने बेचैन दिल को शांत नहीं करवा पा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब शिव्यांशिका को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ये देखकर रुद्र शिव्यांशिका को खुद से दूर कर उसके माथे को चूमकर अपनी बाहों में भर लेता है। रुद्र के सीने से लगने पर रुद्र को महसूस होता है शिव्यांशिका की धड़कन इतनी तेज चल रही है जैसे उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा, जिसे महसूस कर रुद्र मुस्कुरा देता है और अपने होठ शिव्यांशिका की गर्दन पर रख देता है। रुद्र शिव्यांशिका के कंधे से उसकी टी शर्ट नीचे कर उसके कंधे पर किस करने लगता है। रुद्र धीरे धीरे शिव्यांशिका को अपने प्यार का एहसास करा रहा था। थोड़ी देर बाद जब रुद्र को शिव्यांशिका की तरफ से कुछ भी महसूस नहीं होता तो वो उठकर उसकी तरफ देखता है। थकान की वजह से शिव्यांशिका सो चुकी थी। ये देखकर रुद्र मुस्कुरा देता है और शिव्यांशिका के कपड़ों को ठीक करके उसके माथे को चूम लेता है। रुद्र बेड से उड़कर एक ड्रावर खोलकर वो छोटा सा ट्रैकर जो उसने अपने लॉकर से निकाला था उसे देखकर शिव्यांशिका के पास आता है। वो ट्रैकर को देखकर शिव्यांशिका की तरफ देखता है और उसे देखकर कहता है, मुझे माफ़ करना शिवी, मैं तुम्हारे बिना इजाज़त के ये करने जा रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, तुम्हें दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि माया तुम्हें ढूंढ कर ही रहेगी और तुम भी माया को अपने करीब पहुँचने का हर मौका दोगी, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता, ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इन दिनों माया बहुत बौखलाई हुई थी। उसका रीज़न था कि उसे शिव्यांशिका का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उसे बीर जी से उम्मीद थी, लेकिन उसे अपने आदमियों से पता चला था कि बीर जी ने सालों पहले ही अपने स्पाई की जॉब छोड़ दी थी। वहीं माया का खबरी भी शिव्यांशिका के बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहा था। हालांकि शिव्यांशिका उसे देखी देखी सी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन। अजय की तरफ से भी शिव्यांशिका को कोई खबर नहीं मिली थी। अभी सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे, क्योंकि शिव्यांशिका ने पहले ही बोल दिया था अब जो होगा माया के कुछ करने से होगा। जब तक माया शिव्यांशिका को ढूंढ नहीं लेती तब तक रुद्र या उसकी टीम की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा था। लेकिन इन दिनों सब मिलकर माया की खबरी का पता लगाने में जुटे हुए थे और वो उसके बहुत करीब भी थे। घर पर भी शिव्यांशिका ने एक बहू होने का फ़र्ज़ अदा कर रही थी। अक्सर शाम को वेदिका और तृप्ति रघुवंशी विला आ जाया करती थी और शिव्यांशिका के साथ बैठकर गप्पे मारती थी। इन बीते दिनों में अमृता और रोनी ने बंश और अंशिका को खूब मिस किया। हालांकि दोनों का फ़ोन उनके पास डेली आता था, लेकिन फिर भी फ़ोन पर बात करना और पास बैठकर बात करने में बहुत अंतर था। पीयूष और तन्वी की स्टोरी भी धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रही थी। अब दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। पीयूष अब तन्वी से अच्छे से बात करने लगा था। वहीं तन्वी तो पहले दिन ही पीयूष पर अपना दिल हार बैठी थी। माया अपने कमरे में बैठी अपना काम कर रही थी जब उसका एक खास आदमी अंदर उसकी इजाज़त लेकर आता है और उसे देखकर कहता है, बॉस, हमें उस लड़की के बारे में कुछ पता चला है। अपने आदमी की बात सुनकर माया के काम करते हाथ रुक जाते हैं। वो अपने आदमी को देखकर कहती है, क्या पता चला है? माया की बात सुनकर उसका आदमी उसके पास आता है और उसे अपने फ़ोन पर कुछ दिखाने लगता है। अपने आदमी के फ़ोन पर वो वीडियो देखकर माया के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। माया की हंसी देखकर उसका आदमी भी हंसने लगता है। माया अपने आदमी को देखकर कहती है, अब देरी किस बात की, जाओ और इसे पकड़ो। माया का आदमी बोला, बॉस, इसकी फैमिली का क्या करना है? माया बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, वक्त आने पर वीर को उसके झूठ की सज़ा ज़रूर मिलेगी, अभी बस इस लड़की को उठवा लो। माया की बात सुनकर उसका आदमी सिर हिलाकर जाने लगता है। तभी माया उसे रोककर पूछती है, जो काम दिया था वो कहाँ तक पहुँचा? माया की बात सुनकर उसका आदमी हंसते हुए कहता है, चिंता मत कीजिए बॉस, काम पूरा हो चुका है, बस 4 दिन बाद मुंबई के लोग दिवाली मनाएंगे, कहकर हंसने लगता है। अपने आदमी की बात सुनकर माया भी हंसने लगती है। वहीं माया के कमरे के बाहर खड़ा आदमी जो छुपकर अंदर की बातें सुन रहा था, वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वहीं रघुवंशी विला में रुद्र और शिव्यांशिका जब अपने ऑफिस से घर आते हैं तो देखते हैं घर में आज काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। दोनों की नज़र हाल में बैठे अक्षय, वेदिका, तरुण, तृप्ति, पीयूष, तन्वी, जयक, तौरा, रोनी, अमृता, वंश और अंशिका पर जाती है। वंश और अंशिका को देखकर रुद्र और शिव्यांशिका काफ़ी खुश हो जाते हैं और अंदर आकर सबसे मिलते हैं।
शिव्यांशिका वंश और अंशिका को देखकर, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, तुम लोगों को पता है घर कितना सूना हो गया था तुम लोगों के बिना। अंशिका बोली, भाभी मैंने आपसे कहा था ना, हम लोग 3 दिन का मेला देखने के लिए ज़रूर आएंगे, 2 दिन बाद वो मेला लगने वाला है, हम उसे ही इंजॉय करने यहाँ आए हैं। वंश रुद्र और शिव्यांशिका को देखकर, अच्छा अब आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, हम सब ने मिलकर प्रोग्राम बनाया है कि आज हम सब क्लब जाएंगे। सबकी बात सुनकर रुद्र और शिव्यांशिका एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो दोनों रेडी होने अपने रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्र, शिव्यांशिका और बाकी सब क्लब के लिए जा रहे थे। सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। तभी शिव्यांशिका की नज़र रियर व्यू मिरर में जाती है, जहां एक कार काफ़ी देर से उनका पीछा कर रही थी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर अब उस कार को अपने पीछे आता देखकर शिव्यांशिका समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है। उसके चेहरे पर उस कार को अपने पीछे आता देखकर एक मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद सब क्लब पहुंचते हैं और अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। सब अपने अपने पार्टनर के साथ लगे हुए थे, कोई डांस कर रहा था तो कोई ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। शिव्यांशिका भी सबके साथ थी, लेकिन उसका ध्यान अपने आसपास खुद पर नज़र रख रहे लोगों पर था। शिव्यांशिका के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था जिसे सिर्फ वही जानती थी। अच्छा, रुद्र और शिव्यांशिका को बैठा देखकर, क्या तुम दोनों बैठे हुए हो, चलो ना डांस करते हैं। अच्छा की बात सुनकर रुद्र शिव्यांशिका को देखता है तो शिव्यांशिका हाँ में अपना सर हिला देती है। सब डांस फ्लोर पर आकर डांस कर रहे थे। क्लब में लाउड म्यूजिक चल रहा था, लेकिन शिव्यांशिका का ध्यान रुद्र के साथ कम, अपने आसपास ज़्यादा था। रुद्र शिव्यांशिका का ध्यान कहीं और भटका देखकर पूछता है, क्या बात है, तुम्हारा ध्यान किस तरफ है शिवी। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, कुछ नहीं रूडी, आप इंजॉय कीजिए, मैं काफ़ी थक गई हूँ, मैं वहाँ जाकर बैठती हूँ। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र हाँ में अपना सिर हिला देता है। शिव्यांशिका अपनी जगह पर आकर डांस फ्लोर पर देखकर अमृता को कुछ इशारा करती है। अमृता जो वंश के साथ डांस कर रही थी, शिव्यांशिका का इशारा देखकर उसे बहाना मारकर शिव्यांशिका के पास आती है, तो शिव्यांशिका उसके कान में कुछ कहती है और दोनों वहाँ से कहीं चले जाते हैं। कुछ देर बाद सब क्लब से बाहर आते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी, अब सब घर जाने वाले थे। तभी शिव्यांशिका रुद्र को देखकर कहती है, रूडी मुझे वॉशरूम जाना है, आप लोग मेरा वेट कीजिए, मैं आती हूँ। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र कहता है, ठीक है जल्दी आना। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है। वंश बोला, आज सचमुच बहुत मज़ा आया, इतने दिनों बाद आप सबके साथ एंजॉय करके, वरना दिल्ली में तो बस काम काम और काम ही रहता है। थोड़ी देर तक सब ऐसे ही बातें करते रहते हैं, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी। शिव्यांशिका अभी भी बाहर नहीं आई थी। अच्छा, रुद्र को देखकर, रुद्र शिव्यांशिका अभी तक आई क्यों नहीं, तू कॉल करना यार, बहुत रात हो रही है। अच्छा की बात सुनकर रुद्र शिव्यांशिका को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल वो नहीं उठाती है। रुद्र को अब शिव्यांशिका की चिंता होने लगी थी। 15 मिनट से भी ऊपर हो चुका था, लेकिन शिव्यांशिका अभी तक नहीं आई थी। रुद्र जैक और तारा की तरफ देखता है, जो उसी को देख रहे थे। तीनों आंखों से एक दूसरे की तरफ कुछ इशारा करते हैं। रुद्र रोनी को देखकर कहता है, रोनी सबको सेफली घर पहुंचाओ, बाकी तुम सबको पता है कि कहाँ आना है। रुद्र की बात सुनकर रोनी हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद जैक, तारा और रुद्र तीनों क्लब के अंदर चले जाते हैं। वहीं पीयूष, अमृता, रोनी सबको ज़बरदस्ती घर भेजकर निकल जाते हैं। कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सारा काम होशियारी से करना और ये भी ध्यान रखना कि कोई तुम लोगों को देखे नहीं, माया अपने 4 आदमियों को समझाते हुए कहती है। अपने बॉस की बात सुनकर माया के चारों आदमी हाँ में सिर हिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अपने आदमियों के जाने के बाद माया एक कमरे की तरफ देखती है और अपना रुख उस कमरे की तरफ कर लेती है। माया उस कमरे के बाहर खड़े आदमी को देखकर पूछती है, होश आया? नहीं बॉस, अभी भी बेहोश है, माया का आदमी उसके पूछे सवाल का जवाब देते हुए कहता है। ठीक है, एक काम करो, बर्फ़ का पानी लेकर आओ, कहकर माया अंदर कमरे में चली जाती है। माया की बात सुनकर उसका आदमी तुरंत उसका काम करने चला जाता है। वहीं माया जब अंदर जाती है तो देखती है रूम में काफ़ी अंधेरा है। वो आगे बढ़कर रूम की लाइट ऑन करती है तो देखती है रूम के बीचों बीच एक कुर्सी में शिव्यांशिका बेहोशी की हालत में बंधी बैठी थी। माया शिव्यांशिका को देखकर हंसने लगती है। तभी माया का आदमी अपने साथ बर्फ़ का ठंडा पानी लेकर आता है। माया शिव्यांशिका की तरफ इशारा करके अपने आदमी से कहती है, डालो इस पर। अपने बॉस की बात सुनकर माया का आदमी आगे बढ़कर अपने हाथ में पकड़ी बर्फ़ के ठंडे पानी की बाल्टी शिव्यांशिका पर पलट देता है।
अचानक पानी पड़ने से बेहोश शिव्यांशिका हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलती है। वो अपने आसपास नई जगह पर खुद को देखकर असमंजस में पड़ जाती है। तभी उसकी नज़र अपने सामने खड़ी माया और उसके आदमी पर जाती है। वो ठंडे पानी की वजह से उसे कांपता देखकर हंस रहे थे और उसी के साथ उसे याद आता है कि कैसे सबको वॉशरूम का बोलकर वो क्लब के अंदर आई और जानबूझकर माया के आदमियों के सामने से निकलकर वॉशरूम के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो किसी ने पीछे से आकर उसकी नाक पर क्लोरोफॉर्म से भरा रुमाल रख दिया। हालांकि वो चाहती तो कुछ देर अपनी सांस रोककर इस सिचुएशन से आसानी से बच सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी और उसने जानबूझकर उस क्लोरोफॉर्म को इनहेल किया ताकि वो माया के सामने पहुंच सके, और वैसा ही हुआ। शिव्यांशिका अपनी सोच में ही गुम थी जब माया की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है और वो होश में आती है। क्या सोच रही हो कि कैसे और कहाँ आ गई? चलो मैं बताती हूँ। तुम मेरे अड्डे में हो, माया के अड्डे में, जहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगा मेरा नुकसान करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? बहुत भागने की कोशिश की, बहुत छुपने की कोशिश की तुमने, पर आखिर मेरी पकड़ में तुम आ ही गई। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने तुम्हें कैसे पकड़ा। वीर पर मुझे शक बहुत पहले ही था, लेकिन उसकी बात की उसने स्पाई की जॉब छोड़ दी है मुझे कहीं ना कहीं खटक रही थी। अपने आदमी से पता करने पर उसकी हर एक बात सच निकली, लेकिन ये बात कि वो तुम्हें नहीं जानता मुझे कुछ जमी नहीं। लेकिन क्या है ना, मैं भी कोई साधारण तो हूँ नहीं, माया हूँ। अच्छे अच्छे को सीधा करना जानती हूँ। अपने सब को यकीन में बदलने के लिए मैंने अपने आदमी तुम्हारे घर के पास यानी रघुवंशी विला के बाहर छोड़ दिए। मेरे आदमी हर रोज़ उस घर के बाहर नज़र रखते थे, लेकिन मानना पड़ेगा, हाँ, तुम भी इतने दिन तक मेरे आदमियों से छुप कर रही। घर में रहती थी, आना जाना होता रहता था, लेकिन फिर भी मेरे आदमियों की नज़र नहीं पड़ी तुम पर। लेकिन एक दिन तुमसे गलती हो गई और तुम मेरे आदमियों की नज़र में आ गई। उसकी वीडियो मेरे आदमी ने खुद दिखाया है। जब मुझे पता चला ना कि तुम्हारा कनेक्शन वीर प्रताप रघुवंशी से है, तो मुझे वीर पर बहुत गुस्सा आया। झूठ बोला था उसने, लेकिन फ़िलहाल उसे सज़ा देने का टाइम नहीं है मेरे पास। पहले मुझे तुमसे निपटना था, इसलिए उसे छोड़कर तुमको अपने पास बुला लिया। तुम जानती हो, सालों पहले इसी तरह एक ठाकुर ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की थी और मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। उसका नाम जानना चाहोगी? शिव ठाकुर। बेचारा मारा गया और उसकी फैमिली भी बेमौत मारी गई। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? खैर जो भी हो, मुझे उससे क्या लेना देना। अब तुम भी तो उसी के पास जा रही हो। जाते जाते एक बात बताती हूँ, अच्छे अच्छों ने घुटने टेके हैं मेरे सामने। जब शिव ठाकुर जैसा इंसान मुझे हरा नहीं पाया, मुझे झुका नहीं पाया, तो तुम क्या ही उखाड़ लोगी मेरा? कहकर माया जोर जोर से हंसने लगती है। इतनी देर से माया की बकवास सुन रही शिव्यांशिका जब उसके मुंह से अपने पिता के बारे में सुनती है तो उसके गुस्से की हद खत्म हो जाती है। वो गुस्से से अपने पैरों से माया के पैरों पर हिट करती है और अचानक पैरों पर हिट होने से माया नीचे अपने घुटनों पर गिर जाती है। ये देखकर शिव्यांशिका जोर जोर से हंसने लगती है और माया को देखकर कहती है, क्या कह रही थी तुम? अच्छे अच्छे तुम्हें झुका नहीं पाए, तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर ला नहीं पाए। खुद को देखो, मेरे सिर्फ एक बार से तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठी हो। कहकर शिव्यांशिका जोर जोर से हंसने लगती है। माया शिव्यांशिका की बात सुनकर गुस्से से, तुम मुझको बात कर खुद को तुर्रम खान समझती हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी मेरा। जानती हो क्यों? क्योंकि शिव ठाकुर का भी बिगाड़ नहीं पाई थी। तुम्हें क्या लगता है उनको मार देने से तुम जीत गई? नहीं, हार गई माया, तुम हार गई। वो अपनी अंतिम सांस लेते वक्त भी गर्व से मुस्कुरा रहे थे, तुम्हें चिढ़ा रहे थे। मरते वक्त भी तुम्हारे आगे झुके नहीं वो। तुम्हें याद नहीं, पर मुझे याद है, जाते जाते उन्होंने एक बात कही थी कि उनकी तरह ही एक ऑफिसर आएगा और तुम्हें तुम्हारी इस जुर्म की दुनिया के साथ तबाह कर देगा। जानती हो वो ऑफिसर कौन है? मैं हूँ। शिव्यांशिका माया की बात काट कर चीख कर कहती है। शिव्यांशिका की बात सुनकर माया हैरान हो जाती है। उसे तो लगा था कि शिव्यांशिका एक साधारण सी लड़की होगी, लेकिन नहीं, शिव्यांशिका तो एक ऑफिसर निकली। जानना नहीं चाहोगी कौन हूँ मैं? उसी शिव ठाकुर की बेटी हूँ मैं, जिसे सालों पहले तुमने जलाकर राख किया था, जिसकी चिंगारी मेरे दिल में आज भी धधक रही है, और इसी चिंगारी से मैं तुम्हें जलाऊंगी माया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? नहीं, मैं खुद चल कर आई हूँ यहाँ।
तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हुआ, बल्कि तुम मेरे जाल में फंसी हो माया। शिव्यांशिका माया की आंखों में आंखें डालकर कहती है। कहना क्या चाहती हो तुम? माया शिव्यांशिका की बात सुनकर लड़खड़ाते हुए कहती है। यही कि बहुत जी ली तुमने अपनी जुर्म की दुनिया के साथ, लेकिन अब उसकी तबाही का वक्त आ गया है। शिव्यांशिका गुस्से से कहती है। शिव्यांशिका की बात सुनकर माया जोर जोर से हंसने लगती है। तुम बित्ते भर की लड़की माया को उसकी दुनिया को तबाह करोगी? अच्छा मजाक है, पर क्या है ना, ये सब तुम तब कर पाओगी जब तुम बचोगी। जिस तरह तेरे बाप को मारा है ना, आज तुझे भी उसी तरह मारूंगी। कहकर माया अपनी गन निकालकर शिव्यांशिका पर तान देती है और ट्रिगर दबा देती है। एक जोरदार आवाज के साथ माया की गन से गोली बाहर निकलती है, पर इससे पहले कि वो गोली शिव्यांशिका को हिट कर पाती, शिव्यांशिका जो चेयर पर हाथ बांधे बैठी हुई थी, वो अपने पैरों की सहायता से खुद को चेयर सहित नीचे गिरा लेती है। शिव्यांशिका के तुरंत रिएक्ट करने से माया का निशाना चूक जाता है और वो गोली शिव्यांशिका को ना लगकर दीवार पर जाकर लगती है। ये देखकर माया एक बार फिर शिव्यांशिका पर गोली चलाने जाती है, पर तभी जमीन पर गिरी शिव्यांशिका अपने पैरों से माया के पैरों पर जोरदार हिट करती है, जिससे माया संभल नहीं पाती। उसके हाथों से उसकी गन छूटकर जमीन पर गिर जाती है और वो दूर जाकर गिरती है। कुछ तो शिव्यांशिका की ताकत और उसके एक्सपर्ट फाइटिंग टैलेंट का, और कुछ माया की उम्र का नतीजा था कि शिव्यांशिका के मारने से माया दोबारा उठ नहीं पाती। उसे उठने में दिक्कत होने लगती है। अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर माया के आदमी जल्दी से आकर शिव्यांशिका को घेर लेते हैं। माया जो दर्द से तड़प रही थी, अपने सामने शिव्यांशिका की हालत देखकर हंसने लगती है, क्योंकि शिव्यांशिका बीच में चेयर से बंधी जमीन पर पड़ी थी और चारों तरफ से उसके आदमियों ने उसे घेरा हुआ था। साफ समझ में आ रहा था कि शिव्यांशिका का बचना मुश्किल है। माया की हंसी की आवाज़ सुनकर शिव्यांशिका उसकी तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखती है तो माया हंसते हुए कहती है, अब क्या करेगी? माया को हराने चली थी, इस जुर्म की दुनिया की रानी को, पहले उसकी सेना को तो हरा। माया की बात सुनकर शिव्यांशिका के चेहरे पर वो ही कठोरता और सख्तपन आ जाता है जो रुद्र के उसकी ज़िंदगी में आने से पहले था। इस समय रुद्र या कोई और अगर उसे देखता तो कहता कि पहले की शिव्यांशिका और आज की शिव्यांशिका में कोई अंतर नहीं है। शिव्यांशिका एक नज़र हंसती हुई माया को देखती है, फिर अपने चारों तरफ खड़े माया के आदमियों को। वो अपनी आंखें बंद किए एक गहरी सांस लेती है, फिर आंखें खोलकर खुद के बंधे हाथे को देखती है जो कुर्सी से पीछे बंधे हुए थे। वो अपने एक कंधे को उठाकर जोर से अपना हाथ ज़मीन पर मारती है। शिव्यांशिका के ऐसा करने से उसे हाथ में तकलीफ होती है, लेकिन इसी के साथ वो लकड़ी की कुर्सी भी कमज़ोर हो जाती है। शिव्यांशिका की इस हरकत पर माया के साथ उसके आदमी भी हंसने लगते हैं, लेकिन शिव्यांशिका उन पर ध्यान दिए बगैर एक बार फिर अपना हाथ ज़मीन पर मारती है। इस बार शिव्यांशिका के ऐसा करने से कुर्सी का एक हाथ तो टूट जाता है, साथ ही कुर्सी पर लगी कील शिव्यांशिका के हाथों में लग जाती है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। शिव्यांशिका अपने बहते खून पर ध्यान दिए बगैर अपने बंधे हाथों को इधर उधर हिलाते हुए खुद की कुर्सी से आज़ाद करती है। शिव्यांशिका के कुर्सी से आज़ाद होते ही माया के आदमी जो अब तक माया के साथ शिव्यांशिका की हरकत पर हंस रहे थे, वो अलर्ट हो जाते हैं। शिव्यांशिका खुद को जैसे तैसे खड़ा करके खुद के बंधे हाथों को खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी माया का एक आदमी शिव्यांशिका पर हमला करता है। ये देखकर शिव्यांशिका जल्दी से साइड हो जाती है, फिर अपने एक पैर से उसके पेट पर लात मारती है। तभी पीछे से एक आदमी शिव्यांशिका के सर पर लोहे की राड से वार करने आता है, पर इस बार भी शिव्यांशिका साइड होकर बच जाती है। फिर पलटकर उस आदमी के पहले पैर पर फिर सीने पर लात मारती है। एक एक करके माया के आदमी शिव्यांशिका पर हमला कर रहे थे और शिव्यांशिका के मुंह से धराशायी हो रहे थे। ये देखकर माया के मन में शिव्यांशिका के लिए डर बैठ जाता है। वो समझ चुकी थी कि शिव्यांशिका के आगे उसके आदमी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, और टिकेंगे भी कैसे। शिव्यांशिका ने आज के दिन के लिए सालों से खुद को तैयार किया था, इतनी आसानी से तो कोई उसे हरा नहीं सकता था। जो आग उसके सीने में सालों से धधक रही थी, वो आज सबको राख करने के लिए आतुर है। माया समझ चुकी थी शिव्यांशिका को इस तरह से हराना मुश्किल है, इसलिए वो अपने आदमी को देखकर कहती है, इंजेक्शन लेकर आओ जल्दी। माया की कही बात उसके आदमियों से लड़ रही शिव्यांशिका के कानों तक भी पहुंचती है। वो जल्दी से पलटकर उसे आदमी को मारने जाती है। तभी वो आदमी जिसे माया ने इंजेक्शन लाने के लिए कहा था, वो जल्दी से अपने हाथ में इंजेक्शन लिए शिव्यांशिका के पास आता है।
पर इससे पहले कि वो शिव्यांशिका को इंजेक्शन लगा पाता, शिव्यांशिका जल्दी से उसके पेट में लात मारकर उसे खुद से दूर करती है। शिव्यांशिका के वार से माया के आदमी के हाथ से इंजेक्शन छूट जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। धीरे धीरे शिव्यांशिका सब पर भारी पड़ रही थी। माया के आदमी शिव्यांशिका के वार से चोटिल हो रहे थे। तभी अंदर की स्थिति समझते हुए माया के आदमी उस कमरे में और आ जाते हैं। शिव्यांशिका सबसे लड़ने लगती है। तभी अचानक से शिव्यांशिका को अपनी गर्दन पर कोई नुकीली चीज़ चुभने का एहसास होता है। वो पलट कर देखती है तो माया ने ज़मीन पर गिरा इंजेक्शन बेदर्दी से उसकी गर्दन पर लगाया था। इंजेक्शन देने के बाद माया लड़खड़ाते कदमों से शिव्यांशिका से थोड़ा दूर होती है और उसे धक्का देकर गिरा देती है। बल से नहीं हरा सकती, लेकिन तुझे छल से तो हरा सकती हूँ ना, ये बोलकर माया हंसने लगती है। ड्रग्स का ओवरडोज दिया है तुझे। धीरे धीरे हर बीतते समय के साथ तू मौत के करीब पहुँच जाएगी। सोचा था तेरे बाप की तरह तुझे गोली मारकर एक बार में ही तेरा किस्सा ख़त्म कर दूंगी, लेकिन उसमें वो मज़ा कहाँ जो तिल तिल करके मारने में है। धीरे धीरे ये ड्रग्स तुझे तड़पा तड़पा कर मार देगा, फिर मेरे रास्ते में आने वाला कोई नहीं होगा। माया ज़मीन पर गिरी शिव्यांशिका को देखकर हंसते हुए कहती है। माया की बातें शिव्यांशिका के कान में जा तो रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से शिव्यांशिका 2 मिनट में ही पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसकी सांसें फूलने लगी थी और आखिरकार वो अपनी आंखें बंद कर ही लेती है। शिव्यांशिका की आंखें बंद होते ही माया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और अपने आदमियों को लेकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। क्या रुद्र शिव्यांशिका को बचा पाएगा? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।